आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शहरीकरण और प्रवासन। शहरीकरण मतलब कि बिहार में कितने क्षेत्रों का शहरीकरण हुआ है, यानी कि वो शहर शहर टाइप का है बिहार में, और ऐसे कितने लोग हैं और कहाँ-कहाँ के लोग हैं जो दूसरे राज्यों में या फिर बाहर जाके काम करते हैं। बिहार के ऐसे कितने लोग हैं, तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग जानेंगे। देखिए, पहले प्रश्न से हम लोग शुरू कर देते हैं। बिहार में शहरीकरण की दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो ये है 13%। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सिर्फ 13% आबादी बिहार के शहरों में है। बिहार के क्षेत्रफल 13% सिर्फ शहर है। इसके बाद बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो वो है पटना। पटना बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर पटना है। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो ये प्राकृतिक वृद्धि, प्रवासन, औद्योगिकरण, ये सभी कारण है। ये सभी कारण है शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि प्राकृतिक वृद्धि है, क्योंकि वहाँ पे तो शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर के लिए लोग जाते हैं। प्रवासन मतलब गाँव से हट के अच्छी सुख सुविधा के लिए लोग शहरों में जाना प्रेफर करते हैं। औद्योगिकरण, बिजनेस करने के लिए सभी कारण है जिसकी वजह से वहाँ शहर में जनसंख्या ज़्यादा होता है। इसके बाद बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो ये है 19। बिहार में 19 नगर निगम है और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहा है। इसके बाद शहरी विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जाती है? तो वो है सभी योजनाएं, मतलब मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना भी, स्मार्ट सिटी मिशन भी, ये केंद्र सरकार का है स्मार्ट सिटी मिशन। और ये अमृत योजना भी केंद्र सरकार का ही है, यानी मोदी जी चला रहा है शहर विकास के लिए। उसके बाद बिहार में सबसे पहले स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित शहर कौन सा है? ये मोदी जी ने चुना है पटना। स्मार्ट सिटी के रूप में पटना को चुना गया है इसके सबसे पहले। उसके बाद शहरीकरण का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, झुग्गी झोपड़ी, ये सारे कारण हैं, क्योंकि जहाँ अगर क्या बोलते हैं कि शहरीकरण अगर होगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, बहुत सारी गाड़ियाँ चलेगी, ट्रैफिक होगा ऑफ कोर्स, और झुग्गी झोपड़ी, एक तरफ बड़े बड़े महल मिलेंगे तो एक तरफ झुग्गी झोपड़ी, जहाँ पे गरीब लोग एक ही कमरे में कई लोग रहने के लिए मजबूर रहेंगे। इसके बाद 8 में शहरी क्षेत्रों में जल संकट का मुख्य कारण क्या है? तो वो सभी है। वर्षा की कमी, जनसंख्या वृद्धि, उसके बाद जल स्रोतों का दोहन, यानी कि वहाँ पे नदी वगैरह या फिर कोई भी नेचुरल जो सोर्सेज रहेगा उसका तो पूरा सत्यानाश कर दिया जाएगा जब जनसंख्या ज़्यादा होगा तो गंदगी बहुत बढ़ जाता है। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में रोजगार का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो वो है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में मतलब दुकानें वगैरह खोल लिया, दुकानें भी तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और बाहर जो जाता है वो सेवा क्षेत्र ही तो करता है। उसके बाद निर्माण क्षेत्र आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र, ज़्यादा आदमी दुकान में काम करता है। इसके बाद पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो वो है 1952 में। पटना नगर निगम की स्थापना आज़ादी के सिर्फ 5 सालों के बाद, मतलब 1952 में हुआ था। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कैसा है? तो वो है अधिक है, बढ़िया है। शहरी क्षेत्रों में सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, विदाउट पढ़े लिखे तो गुजारा ही नहीं होगा। इसके बाद बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कैसा है? तो वो है कम। बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से ऑफकोर्स कम है, बिहार में से कम है। उसके बाद शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कैसी है? तो वो है बेहतर है। शहर में बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल रहेगा, गाड़ियाँ एम्बुलेंस अवेलेबल रहेगा, और गाँव में ऐसा नहीं है। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो वो है बेरोजगारी, प्रदूषण, आवास की कमी। ये सारे ही कारण हैं, क्योंकि अब बहुत कम जगह में बहुत लोग रहने के लिए मजबूर रहेंगे, और बहुत सारी गाड़ियाँ चलेगी तो प्रदूषण होगा, और बहुत सारे वहाँ पे लोग रहते हैं जो बेरोजगार रहते हैं और कम जगहों में कम पैसों में ही काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद शहरीकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो वो है बेहतर जीवन शैली, रोजगार, शिक्षा, ये सभी का बढ़ोतरी होता है। जीवन शैली कुछ अमीर लोगों की अच्छी होती है, तो वहीं पे एक साइड में गरीब लोगों की खराबी होती है, लेकिन गाँव की तुलना में तो वहाँ पे जीवन शैली अच्छी ही हो जाती है कम से कम, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी वगैरह मिल जाती है टाइम पे। इसके बाद बिहार में शहरी विकास के लिए कौन सी केंद्रीय योजना लागू है? तो वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, ये सारे ही योजना है बिहार में शहर के विकास के लिए सारे ही योजना कार्यरत है। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो वो है नगर निगम है। नगर निगम की जिम्मेदारी होती है शहरी क्षेत्रों में, नगर पालिका की। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक उपयोग होने वाला ईंधन कौन सा है? तो वो है एलपीजी। अब तो गाँव में भी होता है, लेकिन गाँव में अभी भी लकड़ी का और वगैरह मतलब बहुत तरह की लकड़ी भी जलाया जाता है गाँव में। इसके बाद शहरीकरण से किस प्रकार की बीमारियाँ बढ़ती है? तो वो है जल जनित, वायु जनित, मानसिक, ये सारे ही कारण, क्योंकि शहरीकरण जल जनित मतलब वहाँ पे नेचुरल सोर्सेज वाटर का बहुत कम रहेगा। उसके बाद वायु जनित, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑफ कोर्स वहाँ पे सांस लेने में समस्या आएगी, और मानसिक, एक ही कमरे में कई सारे लोग रहेगा तो मानसिक समस्या भी आएगा, इसलिए सभी है, इसका आंसर सभी हो जाएगा। और उसके बाद शहरी क्षेत्रों में यातायात की समस्या का समाधान क्या है? तो वो है सभी। अभी तो फ्लाईओवर तेज़ी से बन रहा है इंडिया में, और मेट्रो का भी अभी हाल ही में पटना में हुआ है। और उसके बाद सार्वजनिक परिवहन मतलब कि ट्रांसपोर्ट, रोड, टेम्पो वगैरह। इसके बाद प्रवासन, माइग्रेशन से हम क्वेश्चन करते हैं। इसका मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से सबसे अधिक प्रवासन किस राज्य की ओर होता है? तो वो है महाराष्ट्र। मुंबई में सबसे ज़्यादा, बिहार से सबसे ज़्यादा लोग मुंबई में जाते हैं। इसके बाद
प्रवासन का प्रमुख कारण क्या है? तो वो है रोजगार। बेरोजगार है बिहार में, सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। इस वजह से बिहारी लोग बाहर की ओर पलायन करते हैं। इसके बाद बिहार में प्रवासी मजदूर की वापसी किस महामारी के दौरान चर्चा में रही? तो वो है कोविड-19। कोरोना के टाइम पे सब वापस भागने लगे थे बिहारी लोग। भाई कैसा भी है, जब मरेगा थोड़ी। प्रवासन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो वो है श्रमिकों की कमी। श्रमिक मतलब गाँव सब लोग बाहर में ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि बाहर में अच्छा पैसा मिलता है और हर वक्त टाइम पे काम मिल जाता है। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है, तो श्रमिक लोग सब बाहर ही भाग जाते हैं। इसके बाद प्रवासियों के लिए बिहार सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो वो है मुख्यमंत्री प्रवासी राहत योजना। मुख्यमंत्री प्रवासी राहत योजना। इसके बाद बिहार का सामाजिक प्रभाव क्या होता है? प्रवासन का सामाजिक प्रभाव क्या होता है? मतलब कि अगर आप दूसरे जगह जाते हो काम करने के, तो उसका प्रभाव क्या होता है? तो वो है पारिवारिक विघटन, यानी कि आपको परिवार से दूर जाना पड़ेगा। उसका सांस्कृतिक बदलाव, वहाँ का कल्चर अलग रहेगा, आपके यहाँ का कल्चर अलग है। और शिक्षा में बाधा, ऑफकोर्स वहाँ पे का लैंग्वेज भी अलग हो सकता है, जैसे कि तमिलनाडु में तमिल वगैरह है, तो वहाँ पे ये सारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद प्रवासी मजदूर की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? तो वो है आवास, रोजगार, स्वास्थ्य, सभी है। ये सभी है, क्योंकि बाहर में जाके ना आपको घर मिलेगा, ना अच्छे से रोजगार मिलेगा। आप जितना का आप कमा सकते हो, उससे कम पैसों में भी बहुत सारे लोग काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वो भी एक बेरोजगारी ही है, जो आप जितना की एलिजिबिलिटी है लेकिन उससे कम पैसा मिल रहा है आपको, तो वो भी बेरोजगारी के अंतर्गत ही गिना जाएगा। इसके बाद अंतर्राज्यीय प्रवासन का अर्थ क्या है? तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, मतलब अंतर्राज्यीय, दूसरे राज्यों में जाना, यही है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन का उदाहरण क्या है? मतलब विदेशों में जाना। ऑफकोर्स बिहार से नेपाल ये एक एग्जाम्पल है, मतलब दूसरे देश में आप काम करने जा रहे हो, तो ये अंतर्राष्ट्रीय है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों में। इसके बाद प्रवासन का आर्थिक प्रभाव क्या होता है? प्रवासन मतलब आप दूसरी जगह काम करने जाते हो तो आय में वृद्धि होती है। ऑफकोर्स गाँव में और आपके आसपास के क्षेत्र में आय उतना नहीं मिलेगा, तभी तो आप बाहर जाओगे काम करने। नहीं तो अगर घर पे ही आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, तो आप क्यों बाहर जाओगे काम करने? इसके बाद प्रवासन से किस क्षेत्र में दबाव बढ़ता है? तो वो है सभी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सभी का जो लेवल है गिर जाएगा, क्योंकि इस सब पे ध्यान नहीं देकर सिर्फ आदमी पैसा कमाने पर ध्यान देता है। तो ना वो पढ़ा लिखा ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान देता है, ना स्वास्थ्य हेल्थ पे उतना फोकस करता है, और ना ही वहाँ पे कोई घर खरीदने तो ही गया होता है, तो कम जगह में भी रहने के लिए मजबूर रहता है सब। इसके बाद प्रवासियों को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना है? तो वो है मनरेगा, कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये सारे ही योजना है प्रवासियों को, मतलब कि मजदूर वगैरह जिसकी इनकम बहुत कम है, उन लोगों को रोजगार देने के लिए सभी योजना कार्यरत है। इसके बाद प्रवासन से किस प्रकार की संस्कृति का विकास होता है? तो वह है मिश्रित, क्योंकि अब जब आप दूसरे जगह पे काम करने जाओगे तो उसका कल्चर भी आप थोड़ा कहीं ना कहीं अपना लोगे, तो वो मिश्रित कल्चर बनने लगता है। उसके बाद प्रवासन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो है सभी हो जाएगा, क्योंकि प्रदूषण, प्रवासन, वन कटाव और जल संकट, सारे ही जो है सारे ही प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। जब एक ही जगह पे किसी दूसरे शहर के लोग आने लगते हैं, तो वहाँ पे नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो ये सारे संकट देखने को मिलते हैं। इसके बाद प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? तो वो है श्रम मंत्रालय, सामाजिक न्याय विभाग, मानवाधिकार आयोग। ये सारे ही है जो मजदूरों के लिए सुरक्षा के लिए काम करते हैं। मतलब आप दूसरे जगह जा रहे हो तो आपकी सुरक्षा जरूरी है ना। मतलब आप देखते हो कि दूसरे राज्य के लोग आते हैं, तमिलनाडु वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ के लोग बिहार के लोगों को भगा देते रहते हैं। इसके बाद है प्रवासन का सबसे अधिक प्रभाव किस वर्ग पर पड़ता है? तो वो है सभी पर, वृद्ध, बच्चे, महिलाएं। प्रभाव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि अगर आपके प्रवासन, आपके फैमिली का मेंबर अगर कोई मतलब बाहर चला जाएगा, तो प्रभाव ऑफकोर्स पूरे फैमिली पे ही पड़ेगा। यहाँ पे पूरे फैमिली पर पड़ेगा, वृद्ध, बच्चे, महिलाएं। जब कमाने वाला बाहर चला जाएगा तो सब पे इफेक्ट पड़ेगा ऑफकोर्स। इसके बाद प्रवासन के कारण किस प्रकार की शिक्षा बाधित होती है? तो वो है प्राथमिक शिक्षा। आपके यहाँ भी अगर आपके आसपास के पड़ोस भी बच्चे को देखिएगा, अगर वो अपने माता पिता के साथ अगर बाहर चले जाते हैं, तो उनकी प्राथमिक शिक्षा बार बार आने जाने की वजह से डिफ़िकल्ट हो जाता है और वो सही से शिक्षा नहीं ले पाता है। इसके बाद प्रवासन से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है? तो वो है सभी, सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति की सारे ही समस्या प्रवासन से उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद प्रवासियों को सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो वो है निर्माण क्षेत्र में, मतलब फैक्ट्री वगैरह में, जहाँ पे किसी चीज़ का निर्माण किया जा रहा है, तो उसको प्रवासी, तो उसी में तो काम मिलते हैं, जहाँ पे पैसे आपको कम देगा और काम ज़्यादा करवाया जाएगा, निर्माण करवाया जाएगा। इसके बाद माइग्रेशन से आगे प्रश्न देखते हैं, प्रवासन का समाधान क्या हो सकता है? तो वो है उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि स्थानीय रोजगार सृजन, मतलब कि आप अपने आसपास फैक्ट्री लगाओ, शिक्षा का विस्तार करो, अपने घर से ही कोई काम कर सको, ऐसा स्किल डेवलप करो। आधारभूत संरचना का विकास, मतलब कंस्ट्रक्शन पे वर्क करो, अपने यहाँ के आधारभूत संरचना का डेवलप करो, मजबूत करो। उसके बाद प्रवासियों को रोजगार देने हेतु बिहार सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो वो है बिहार कौशल विकास मिशन, मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना, आत्मनिर्भर बिहार योजना। ये सारे ही मुख्यमंत्री अभी चला रहे हैं। इसके बाद प्रवासन के कारण किस क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव बढ़ता है? तो वो है शहर क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ने लगता है। सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर में काम करने के लिए जाने लगते हैं। इसके बाद प्रवासियों को सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो वह है निर्माण।
ऑफकोर्स फैक्ट्री में किसी चीज़ का निर्माण हो रहा होता है, वहाँ पे कम पैसे में आपसे 12 से 15 घंटे काम करवाया जाता है। बिहार का जो भी मजदूर बाहर में काम करने जाता है वो 12 से 15 घंटे तक काम करता है और इनकम वहीं 20-25 हज़ार रुपये मिलता है। तो ये बहुत ही निर्माण कार्य में बहुत लोग लगे रहते हैं। इसके बाद है प्रवासन के कारण किस प्रकार की सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है, तो वो है अपराध में वृद्धि, सांस्कृतिक टकराव, पारिवारिक विघटन। पारिवारिक विघटन मतलब आप अपने परिवार से दूर जाओगे। सांस्कृतिक टकराव मतलब कि दोनों कल्चर मिलेगा तो आपको उसका कल्चर भी कहीं ना कहीं आपको अपनाना पड़ेगा जब आप दूसरे के यहाँ पर जा रहे हो। और अपराध में वृद्धि भी होता है क्योंकि इसमें लोगों के बारे में इकट्ठा नहीं होता है, उतना मालूम तो क्राइम करके भाग जाते हैं लोग। इसके बाद प्रवासन से किस प्रकार की आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, तो वो है बेरोजगारी, आय में असमानता, श्रमिकों की कमी। ये सारे समस्या उत्पन्न हो जाते हैं प्रवासन से। इसके बाद प्रवासियों की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, तो वो है सभी, क्योंकि आप दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहाँ की भाषा आपको समझ में नहीं आएगा। रोजगार ढूंढने के लिए तो जाते हैं लेकिन आदमी को परफेक्ट रोजगार नहीं मिलता है, मतलब वो जितना का लेवल का है उसके हिसाब से उतना सैलरी उसको नहीं मिलता है। उसके बाद रहने का तो अलग ही दिक्कत रहता है क्योंकि एक ही रूम में चार लोग एक ही रूम में रहने के लिए मजबूर रहते हैं। इसके बाद प्रवासन के कारण किस प्रकार की शिक्षा बाधित होती है, तो वो है प्राथमिक शिक्षा बाधित होती है प्रवासन के कारण। इसके बाद प्रवासन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सारे प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण, वन कटाव और जल संकट, ये सभी प्रकार के इफेक्ट पड़ते हैं इन्वायरमेंट पर। उसके बाद प्रवासियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है, तो वो है श्रम मंत्रालय, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार आयोग। ये सारे ही मंत्रालय और विभाग काम कर रहे हैं श्रमिकों को और बाहर से आए लोगों की सुरक्षा के लिए। इसके बाद है प्रवासन को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है, तो वो स्थानीय रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ये सारे कारण सभी तरीके अपनाने पड़ेंगे और शिक्षा में भी वृद्धि करना पड़ेगा और स्थानीय रोजगार यानी कि फैक्ट्री वगैरह लगाना पड़ेगा। इस तरह से स्थानीय रोजगार उत्पन्न होगा तो प्रवासी मतलब दूसरे राज्य में क्यों जाएगा कोई काम करने के लिए। इस तरह हम आज बिहार के प्रवासन और शहरीकरण और प्रवासन से का भी हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह से हम लोग आगे भी करते रहेंगे। तो अगर आपको भी करना है तो प्लीज़ जुड़ जाइए। और अगर आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सारे सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज कवर करना चाहते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट में हम बना के डाल देते हैं, वो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।